Good morning, everyone. Welcome back. सरोजनी जी, शिखा, संध्या, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आ जाओ भाई फटाफट, 11 बज गए. ग्रामर की क्लास आपकी, कंजंक्शन का शायद आज लास्ट ही होगा. होप सो. गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग. संध्या, किसी कोई डाउट है तो पिछली क्लास में प्लीज पूछ लें, अगर कोई डाउट है तो. वैसे बहुत इजी चैप्टर है ना, सबसे इजी चैप्टर लगा तो मैं कंजंक्शन, मुझे सबसे इजी लगता है कंजंक्शन. आज हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़ेंगे. धीरेन्द्र कुमार पटेल, ऋतिका, गुड मॉर्निंग. आर्या, बेटा किसी को डाउट है तो प्लीज शुरू के 1-2 मिनट में बोल दिया करो. सुदीप्तो बैग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग. धीरेन्द्र, राहुल, नरेश, किरण. नो डाउट मैम, नो मैम, नो इशू, नो इशू एट ऑल. किसी को कोई डाउट नहीं? अरे बाप रे, इतने इंटेलिजेंट, सारे इंटेलिजेंट यहाँ आ गए क्या? खुशबू जी, नो इशू. क्या हो गया सुदीप्तो जी? नहीं हो गया, हुआ तो इतना बड़ा भी क्या इशू है? इजी है ना? ये तो बताओ, अच्छा कंजंक्शन चैप्टर इजी लग रहा है नहीं लग रहा? इजी है ना? मुझे तो इजी लगता है सबसे. सबसे हार्ड कौन सा है? तुषार, कोई हार्ड नहीं होता. मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, कोई हार्ड चैप्टर नहीं होता. तुषार, सागर जी, सारे इजी चैप्टर होते हैं. हार्ड होता ही क्या? हार्ड तो दुनिया में कुछ नहीं होता. हाँ बताओ ना आदित्य शर्मा जी. बेटा कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना कल भी पूछ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं. अफ्यू बता दूं? अफ्यू का मतलब कुछ है पर थोड़ा सा, थोड़ा. फर्स्ट टाइम लाइव है अनमोल कुमार जी आज. ओहो, पढ़ाते इतना अच्छा हूँ? अच्छा, बस बेटा अच्छा अच्छा तो क्या, मैं तो बस अपना अपनी तरफ से 100% देकर पढ़ाती हूँ. आप लोगों को अच्छा लगता है, ये अच्छी बात है ना? चलो, मुझे लगता है किसी कोई डाउट नहीं, मैं आगे सेशन शुरू करती हूँ. कंजंक्शन में हमने जहां तक पढ़ लिया था उससे आगे की कहानी है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, है ना? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जैसा कि नाम कह रहा है, मतलब कि मेन नहीं, ये थोड़े से डिपेंडेंट वाले से होते हैं, है ना? एक पे दूसरा डिपेंड कर रहा है, इन्हें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जाता है. पर ठीक है, हमारे मामला ये नहीं है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, कैसे कैसे. मतलब हमें कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस तो करने नहीं है. अब हम छोटी क्लासेस से तो आगे आ गए हैं. हमारा फॉर्मेशन रहेगा या तो हमें फिल इन द ब्लैंक की या फिर एरर की फॉर्मेशन में मिलेंगे. तो इससे पहले कि हम इनमें से गलतियां निकालें, तो ये जरूर समझें कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपके सामने लिखा है. इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहे, ये जो सारे कंजंक्शन है ये सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, पहली बात तो. अब हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कब कौन सा ये यूज करना है, ये करना है, ये करना है ना, ऐसा कंफ्यूजन आता है. पर आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे. थोड़ा सा बस ध्यान से शुरू की 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा. देखिए, जब भी आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, जब भी आपको इस स्टेटमेंट देते हैं तो दो तरीके की चीजें हो सकती हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की फॉर्मेशन में. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि राम अच्छा लड़का है और श्याम भी अच्छा लड़का है, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही हूँ. मैं कह रही हूँ कोई एक सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए, आपको जोड़ने के लिए दो तरीके की बातें हो सकती हैं. आपके भाव, दो सेंटेंसेस हो सकते हैं. एक में तो जो आप बोल रहे हैं, दूसरा, अब देखो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में तो डेफिनेटली एक मेन होगा पार्ट, एक उस पर डिपेंडेंट होगा, ऐसा तो होने वाला है ना. तो हमने कहा कि जो दो सेंटेंस हम बोलेंगे, जो मेन बोल रहे हैं और डिपेंडेंट बोल रहे हैं, अगर वो हमें सीधे सीधे लगे, सीधे सीधे जैसे आज बारिश नहीं हो रही थी, और दूसरा सेंटेंस है कि मैं स्कूल नहीं गई, तो आप हिंदी में अगर जोड़ के बताएंगे तो आप ये कहना चाहेंगे कि आज बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं गई, ऐसा ही. या फिर दूसरे में को, मैं ना स्कूल नहीं गई, बारिश हो रही थी. आप जोड़ने के लिए आप कहेंगे मैं बारिश हो रही थी, मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि आज बारिश हो रही थी. तो ये जो मैंने कहा क्योंकि और इसलिए, देखो, क्योंकि और इसलिए, ध्यान से सुना मेरी बात. मैंने कहा बारिश हो रही थी, सो देयरफॉर मैं स्कूल नहीं गई हूं. ठीक है, डेट्स वाई और हैंस, ये चारों ही आपके सेम रिजल्ट फॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि आज बारिश हो रही थी, आज का मतलब क्योंकि होता है, बिकॉज ऑफ बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से
मैं स्कूल नहीं गई, सिंस और फॉर टाइम इंडिकेशन भी है जो आप अच्छे से जानते हैं। मैं अभी सब कुछ बताऊंगी। देखो मैंने 2 सेंटेंस बोले, हिंदी में ही सोच लीजिए, उसी से आप रिलेट कर पाएंगे इंग्लिश में भी। मैं बारिश नहीं, बारिश हो रही थी इसलिए स्कूल नहीं गई। इसलिए, इसलिए। फिर मैंने अलग तरीके से सेंटेंस कहा मैंने स्कूल नहीं गई क्योंकि आज बारिश हो रही थी। तो सोचिए, जब मैंने क्योंकि कहा दिस इज रीजन, जब मैंने इसलिए कहा इसलिए रिजल्ट। ठीक है, तो पहली बात हमें करनी पड़ेगी सेम रीजन और सेम रिजल्ट की। किसकी बेटा? सेम रीजन और सेम रिजल्ट की। बट कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर रिजल्ट और रीजन सेम सेम नहीं होते। जैसे कि मैं कहूं बारिश हो रही थी और मैं स्कूल गई। एक सेंटेंस है कि मैं बारिश हो रही थी, दूसरी कह रही हूँ मैं स्कूल गई। तो क्या आप ये कह रहे हैं मैं बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्कूल गई? नहीं, बारिश हो रही थी फिर भी मैं स्कूल गई। तो इसे कहते हैं ऑपोजिट रिजल्ट, अपोजिट रीजन, अपोजिट रिजल्ट एंड अपोजिट रीजन। कि भाई जो तू स्टेटमेंट कह रहा है ना, ये तो कुछ उससे उल्टा लग रहा है। भाई अगर उल्टा लग रहा है ना तो देयरफॉर का यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, येट का यूज करेंगे। बारिश हो रही थी फिर भी, मैंने कहा फिर भी, उल्टा जो स्टेटमेंट बोली उसका ऑपोजिट रिजल्ट आया। फिर भी तू स्कूल गई, परंतु मैं स्कूल गई, स्टिल फिर भी मैं स्कूल गई, नेवरदलेस मतलब कि ऐसा होने के बावजूद भी मैं स्कूल गई। इसका मतलब इसे कहते हैं अपोजिट रिजल्ट। अब मैं कहूं मैं स्कूल गई और फिर बाद में बोलूं बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी तो एक रीजन है, पर कैसा रीजन है? बोला स्कूल गई और बारिश हो रही थी, ये तो कुछ अपोजिट रीजन मुझे नजर आ रहा है। तो स्कूल गई यद्यपि, जिसमें कि बारिश हो रही थी, रीजन दो, ऑल दो, वाइल, जिसमें कि, वेरएज जिसमें कि, हाउएवर बारिश हो रही थी चाहे कितनी भी, पर मैं स्कूल गई। बारिश हो रही थी फिर भी मैं स्कूल गई, बारिश हो रही थी फिर भी मैं स्कूल गई, यद्यपि, है ना, जबकि बारिश हो रही थी फिर भी मैं स्कूल गई। तो जब आपकी 2 स्टेटमेंट अपोजिट रिजल्ट देती है तो आप येट बट का यूज करते हैं। अपोजिट रीजन देती है तो दो, ऑल दो या वाइल का यूज करते हैं। सिमिलर देती है तो एज, बिकॉज, देयरफॉर, सो का यूज किया जाता है। मेरी बात थोड़ी थोड़ी सी समझ में आई? भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शुरू के 1 2 3 4 5 6, मतलब कि वेयर, एज, हाउएवर, हैंस, ये सब यूज नहीं किए जाते। ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा एक तो एज, बिकॉज, देयरफॉर, दो, ऑल दो एंड येट, बट। बट तो खैर हमें पहले से आता। नहीं हुई थी लोकेश, नहीं हुई थी। तो दीप्तो जी फिर बेटा उसको क्लियर कर लीजिए। मेरी बात समझ में आई? बेटा करना पड़ेगा वो तो, पीछे की अगर छूट गई हैं तो धीरे धीरे कर लो, कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अब अगर समझ में आ गया 2 मिनट, जैसे कि आप कह रहे हैं यस मैम थोड़ा समझ में आया, अगर समझ में आया है तो आपके सामने 2 फिल इन द ब्लैंक लेके आते हैं। ठीक है, अब आपको इनको पढ़ना है, थोड़ा देखो दिमाग लगेगा, दिमाग लगने की चीज है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, पर यही है थोड़ा सा बस, और ज्यादा नहीं है। आप इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़िए और सोचिए कि ये क्या कह रहा है। तो आज में प्रॉब्लम कोई बात नहीं पीताम्बर जी, अभी क्लियर हो जाएगी। आराम से सोचिएगा, आराम से। रिपीट ही कर रही हूँ मैं धीरेन्द्र जी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ अनदर एग्जाम्पल के साथ। 2 मिनट का टाइम देती हूँ, सोचिए क्या कह रहा है। नहीं हुई रविशंकर जी। संगीता बस 2 मिनट रुको बेटा। अभी पीताम्बर सिंह जी अभी करती हूँ, अभी मैंने खत्म कहाँ करा। पढ़ लिए, सिर्फ मैं तो ये कह रही हूँ सेंटेंस पढ़ लो। द मैन गोट लेट, आदमी लेट हो गया। ही हैड मिस्ड द ट्रेन, उसकी ट्रेन मिस हो गई।
पहले मुझे बताइए, पहले ट्रेन मिस हुई या वो लेट हुआ? सोचिए। पहले ट्रेन मिस हुई, क्यों? क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, देखो बेटा, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है और एक तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो पहला काम ये हुआ होगा, सेकंड काम ये हुआ होगा। इसका मतलब फर्स्ट काम ये हुआ है कि उसकी ट्रेन छूटी है, और सेकंड काम ये हो गया कि वो आदमी लेट हो गया। तो भाई ट्रेन छूटी है इसलिए लेट हो गया है, या फिर लेट हो गया क्योंकि ट्रेन छूटी है? भाई हमने तो कहा पहले उसकी ट्रेन छूटी है मैम, इसलिए वो लेट हो गया, ऑफिस वो ट्रेन से आता था, ठीक है। अब उसकी ट्रेन मिस हो गई, इसलिए आदमी लेट हो गया। तो रिजल्ट कौन सा है? मुझे लगता है पहले रीजन बनता होगा, पहले नंबर पे तो रीजन आएगा ना। अब उस रीजन का रिजल्ट सेकंड नंबर पे आएगा। पर ये सोचो, क्या ये रिजल्ट और रीजन उल्टे पुल्टे से लग रहे हैं? कि मतलब उसकी ट्रेन छूट गई फिर भी वो आ गया, फिर भी वो टाइम पे आया, ऐसा कुछ है? ये तो सिमिलर रीजन है कि भाई ट्रेन छूटी, लेट होना, ये तो कोई अपोजिट हमें लग ही नहीं रहा। लग रहा है कुछ भी अपोजिट? अपोजिट लग रहा है? नहीं, अपोजिट नहीं लग रहा, सिंपल सी बात। तो अपोजिट वाले तो आएंगे नहीं। तो तुम याद करो, येट तो अपोजिट में था ना, येट और बट। इसी तरह दो भी अपोजिट में था, तो दो भी नहीं आएगा। बेटा ध्यान रखिए, मैंने कहा था सिर्फ शुरू के याद कर लीजिए। येट एंड बट अपोजिट है। एज और बिकॉज, बिकॉज और एज एक जैसे हैं क्योंकि को इंडिकेट करते हैं। सो और देयरफॉर का मतलब इसलिए होता है। दो ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। तो ये अपोजिट रीजन, वो अपोजिट रिजल्ट। तो येट को भी काट दूं और दो को भी काट दूं, बस ये बचे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दो तो कट गए, आगे देखते हैं। तो अब हमें कहना है, ये है हमारा रीजन। तो हमने कहा आदमी लेट हो गया क्योंकि उसकी ट्रेन छूट गई थी। तो हमने कहा क्या दे रखा है, या तो एज दे रखा है या देयरफॉर। इसलिए उसकी ट्रेन छूट गई, या फिर क्योंकि, एज का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है। अब अगला पढ़ो। द मैन हैड मिस द ट्रेन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हमने कहा ये फर्स्ट नंबर पे काम हुआ है, ये सेकंड नंबर पे काम हुआ है। ये काम सिर्फ इसमें काम करता है, ऐसा नहीं कि आप इसे हर जगह लगा दोगे। सिर्फ हेड प्लस थर्ड फॉर्म और वर्ब सेकंड फॉर्म में काम करता है। पहले ये काम हुआ कि आदमी की बस छूट गई, अब वो लेट हो गया, इसलिए वो लेट हो गया। तो इसलिए लेट हो गया, इसलिए को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देयरफॉर। तो हमें क्या भरना चाहिए? देयरफॉर। ठीक है, इसके अंदर देयरफॉर। गलत लिख रही हो लक्ष्मी गुप्ता। लक्ष्मी गुप्ता जी कह रही हैं कि मैम मैम लेट लेट हो गया इसलिए उसकी ट्रेन छूट गई। नहीं, ट्रेन छूट गई इसलिए वो लेट हो गया। हेड प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब होता है काम वो पहले हुआ, सेकंड फॉर्म का काम होता है कि वो बाद में हुआ। ठीक है। पहले उसकी बस छूट गई इसलिए वो लेट हो गया, सेकंड वाले में अलग बात है, फर्स्ट वाले में अलग बात है लक्ष्मी। अगर आप सेकंड वाली बात कर रही हो तो ठीक है, फर्स्ट वाली कर रही हो तो गलत है। बताओ, अब बताओ, कोई डाउट किसी को? पहले वाले में एज, दूसरे बारे में देयरफॉर। अब किसी को डाउट? बहुत सिंपल है बेटा जी। कोई भी डाउट किसी को? अगर नहीं है डाउट तो फिर देख लो, फिर मैं आगे वाले तुमसे भरवाऊंगी। चलो अब तुम भरो। अब तुम भरो, है ना? अब मैं नहीं बताती, सोच के भरना।
करो, शुरू करो। कोई बात नहीं, लवली है ना, आप इस क्लास को दोबारा से देख लेना, अभी आप इसको बीच में छोड़ दो, है ना। कुछ एग्जाम्पल और करा दो। एग्जाम्पल ही तो करा रही हूँ लवली सिंह जी, और क्या करवा रही हूँ बेटा। जिसको भी समझने में थोड़ा सा सा लगे कि मेरा दिमाग इतने काम नहीं कर रहा इतना तेज, तो ये शुरू की 10 मिनट को दोबारा से फिर देख लेना, दोबारा फिर देख लेना 10-10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाए जिसको जिसको भी लगे। हाँ हाँ, तुम्हें नहीं लग रहा कोई बात नहीं, एक आध बच्चा ऐसा हो सकता है, मैं अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, ओके प्राची, गुड। लोकेश, लक्ष्मी, चलो सरोजनी, करो 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 फटाफट, अच्छा कर रहे हो, अच्छा। गुड, बहुत सारे बच्चों ने तो तीनों ही भर दिए हैं, चारों ही कर दिए, पता नहीं होगा तुमसे, मुझे पता है। चलो पहले देख, ही विल नॉट हेल्प अस, वह हमारी सहायता नहीं करेगा, है ना, वह हमारी सहायता नहीं करेगा। ही हैज मोर मनी, उसके पास पैसा है। यार अपने दिमाग से सोचो यार, अपना दिमाग कहाँ है तुम्हारा। अरे कि उसके पास पैसा है, पर रिजल्ट है कि वो हमारी हेल्प नहीं करेगा। बोले यार कमाल करता है, रिजल्ट है कि हमारी हेल्प नहीं करेगा वो, और रीजन दे रहा है कि उसके पास बहुत पैसा है। तो मुझे बताओ, ये अपोजिट रीजन है या सेम रीजन है। अपोजिट है, लेकिन वो हमारी मदद नहीं करेगा, उसके पास बहुत पैसा है। हम ये कहना चाहते हैं कि उसके पास बहुत पैसा है, फिर भी वो हमारी मदद नहीं करेगा। तो ये जो हमने रीजन दिया है, ये ऑपोजिट दिया है। कैसा रीजन है, ऑपोजिट। हम ये कहना चाहते हैं ना, यद्यपि उसके पास बहुत पैसा है ना, जिसमें कि उसके पास बहुत पैसा है, फिर भी वो हमारी मदद नहीं करेगा। और जिसमें की का इंग्लिश याद है किसी को, दो या फिर ऑल दो, वेरी गुड। या तो हम इसमें दो यूज कर लें, मर्जी है तुम्हारी। ही हैज मच मनी, अब हम कह रहे हैं उसके पास बहुत पैसा है, ही विल नॉट हेल्प अस। बोला फिर गलत बात बोल रहा है, कह रहा है कि उसके पास बहुत पैसा है, ही विल नॉट हेल्प अस, ये हमारा अब यहाँ पर रिजल्ट है। रिजल्ट भी ऑपोजिट है, बताओ, रिजल्ट ऑपोजिट है। हमने कहा उसके पास बहुत पैसा है, फिर भी वो हमारी मदद नहीं करेगा। और येट और बट का यूज कब किया जाता है, जब ऑपोजिट रिजल्ट हो। क्या हो बेटा, ऑपोजिट रिजल्ट हो। देखो ऐसे केस में तो आप येट को यूज कर ही सकते हैं, येट को भी और बट को भी। पर अगर ऑल दो आ जाता और हम पेयरिंग की बात करते, तो फिर अलग बात है। अगर नहीं है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। बट का भी अगर आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं कह सकते कि कोई आपका सेंटेंस गलत निकाल देगा, है ना। कौन है ये बच्चा जो मुझसे पूछा मैम कब कहाँ यूज होगा। बेटा जब तक पेयरिंग नहीं है, तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं। येट और बट दोनों ही अपोजिट देते हैं। और आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा मैम कभी दो ही आ जाएं, कभी दोनों ही दिए हों तो क्या करूंगा, है। जब तक परमानेंट पेयरिंग ना आए और दोनों ही आ जाए तो दोनों ही ठीक होते हैं। आपसे कोई ऐसा फिल इन द ब्लैंक नहीं पूछा जाएगा जिसमें दोनों ही सेट बैठ रहे हो, है ना? आगे देखिएगा, क्लियर इतनी बात, अपोजिट है। आगे समझते हैं, दे सेंट हिम टू जेल, उन्होंने उसे जेल भेज दिया। येट ही वॉज इनोसेंट, जिसमें कि वो इनोसेंट था। जिसमें कि, तो आपको नहीं लगता कि ही वॉज इनोसेंट ये हमारा रीजन है। रीजन कैसा है कि वो इनोसेंट है, और रिजल्ट क्या निकल के आया कि उसे जेल भेज दिया।
तो आपको नहीं लगता ये अपोजिट रीजन है, और अपोजिट रीजन के लिए हमें येट का नहीं दो का यूज करना चाहिए? बात समझ में आई? जी, ऑल्दो हमें यूज करना चाहिए, दो यूज करना चाहिए। ऑल्दो ही वॉज इनोसेंट दे सेंट हिम टू जेल। आगे देखिएगा, द रीजन वाई ही गोट लेट इज बिकॉज ही वॉज स्ट्रक देयर। तो हमें लगा ये तो ठीक ही है मैम। तो भाई रीजन ये होता है, जब रीजन है उसका मतलब भी कारण होता है और बिकॉज का मतलब भी कारण होता है। तो अननेसेसरी जिस सेंटेंस के अंदर द रीजन वर्ड आ जाए उसमें बिकॉज का यूज नहीं किया जाता। बस इतनी सी बात है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता दूं, देखो बस इस सारणी का सार देख लीजिए। अगर सेम सेम रिजल्ट है तो देयरफॉर सो का यूज कर लीजिएगा। अगर सेम सेम सा रीजन है कि भाई हाँ ऐसे इसलिए हुआ, तो बिकॉज या एज का यूज कर लीजिए। थोड़ा उल्टा रीजन है तो दो ऑल दो का आप यूज कर सकते हैं। अभी समझाऊंगी, वाइल भी सिखाऊंगी, है ना, हाउ भी सिखाऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। येट और बट का यूज आपने अपोजिट रिजल्ट में कर लेना है। तो बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि अपोजिट में येट, दो ऑल दो, और सेम में देयरफॉर बिकॉज, इनका यूज किया जाता है। बात समझ में आई? बेटा एज का मतलब मैम क्योंकि होता है जी, और सो का मतलब इसलिए होता है। लिखा तो है क्या मतलब होता है। बस इस सारणी को आप ध्यान से, अगर आपने शुरू के 5 मिनट अच्छे से क्लास को देखा है तो आप गलती नहीं करेंगे। और अगर किसी को फिर भी थोड़ा सा हो जाता है कई बार माइंड की मतलब इतनी फ्रिक्वेंसी से नहीं पकड़ पा रहा, तो शुरू की क्लास को दोबारा से जब क्लास खत्म हो जाएगी फिर से देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा। आगे बढ़ो, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा कंजंक्शन है as soon as and as long as, सॉरी, as long as and as soon as। अब हमें कई बार फिल इन द ब्लैंक में कंफ्यूजन हो जाती है, कहाँ पर तो as long as भरना है, कहाँ पर as soon as भरना है। भाई देखो, as long as भी टाइम का ही इंडिकेशन है और as soon as भी टाइम का इंडिकेशन है। पर ध्यान रखिएगा, लॉन्ग जो कहता है इसका मतलब वहां पर ड्यूरेशन बड़ी रही होगी। कैसा रहा होगा? फॉर ड्यूरेशन। काट दो। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन समझते हो? पीरियड, कोई टाइम का पीरियड रहा होगा तो उसे एज लॉन्ग एज, जैसे कि नाम में कह रहे हैं ना लॉन्ग एज। पर एज सुन एज का मतलब क्या हुआ? बोला वो काम हुआ, बस वो हो गया, ज्यादा वेट वेट कुछ नहीं हुआ वहां पर, ठीक है। तो इमीडिएटली समथिंग अकर्स, कुछ हुआ, उसके साथ ही दूसरा काम हो गया, है ना, साथ ही हो गया। कोई भी वेटिंग वेटिंग का चक्कर नहीं है। लंबा ड्यूरेशन भी नहीं हुआ। तो लंबा ड्यूरेशन जहां पर नहीं चला उसे एज सून एज कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा वी कैन स्टे हियर, हम यहाँ रह सकते हैं। इट रेन्स, बारिश हो, हमने कहा एज लॉन्ग एज इट रेन्स, जब तक बारिश हो रही है हम यहाँ रह सकते हैं। अब मुझे सोच के बताइए, भाई बारिश हो रही है, हो रही है, हो रही है ना, हम घर के अंदर बैठे हैं, बैठे हैं, बैठे हैं, दो काम पैरेलल हो रहे हैं, पर ये कोई ड्यूरेशन है, टाइम की ड्यूरेशन है, या फिर बारिश होते ही आपने कुछ करना है? बारिश हो रही है और आप यहाँ रह सकते हैं, हो सकता है 1 घंटा, हो सकता है आधा घंटा, हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। क्या ये कोई ड्यूरेशन है? जी हाँ, इसमें ड्यूरेशन है। सांबर सिंह जी बेटा दोबारा दोबारा क्यों बुलवा रहे हो? मैंने ये तो बोला, मुझे पता है आप थोड़ा सा वीक हैं, मुझे अच्छे से जानती हूँ जब से ये बैच शुरू हुआ है। तो आप शुरू की क्लास को अगर 15 मिनट दोबारा देख लेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा? अगर आप वीक हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको भी। एक बार फिर से देख लेना। तो क्या यूज करूं? बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, है ना। किसका यूज करूं? एज लॉन्ग एज का यूज करूं, है ना भाई। जब तक बारिश हो रही है तुम यहाँ रह लो भाई, और क्या। एज सुन एज नहीं, एज सुन एज का मतलब होता है कि बारिश का होना और आपका रहना, मतलब कि एकदम उसके उसके बाद ही दूसरा काम होना है, ऐसा है? इमीडिएटली है कुछ, बारिश होते ही आप यहाँ रह लो, ऐसा कुछ है नहीं। एज सुन एज, बहुत बढ़िया मुकुल प्रजापति, आपके तीनों ही ठीक हैं। गंदे बच्चे। बेटा बारिश का होना मुकुल एज लॉन्ग एज है, उल्टा क्यों कर रहे हो आप? ड्यूरेशन है कि जब तक बारिश हो रही है तुम अपना यहीं रहो, और क्या।
एज लॉन्ग एज, आगे देखिएगा, आई विल रिमेंबर द फिल्म, मैं फिल्म को याद रखूंगा जब तक मैं जीवित हूं। तो ये कोई ड्यूरेशन है या इमीडिएट एक्शन है? सोचो भाई, जब तक मैं जी रहा हूं तो ये तो ड्यूरेशन है ना भाई। तुम 10 साल, 20 साल, 50 साल, हमें नहीं पता, ये भी एक ड्यूरेशन को शो करता है। आई विल रिमेंबर दैट फिल्म, मैं उस फिल्म को याद रखूंगा जब तक मैं जीवित हूँ। तो ये जब तक मैं जीवित हूँ, ये एक ड्यूरेशन दर्शाता है, एज लॉन्ग एज, है ना। आप जिंदा हैं 50 साल, 50 की ड्यूरेशन में आपको मूवी याद है, ठीक है। थर्ड वाले में देखते हैं, दे पिक्ड हिम, उन्होंने उसको पिक कर लिया, एज सुन एज हिज प्लेन लैंडेड इन द मुंबई, जैसे ही उसका प्लेन लैंड हुआ, लैंड मतलब लैंड हो गया, मतलब उतर गया वो, तो उन्होंने उसको पिक कर लिया। क्या ये कोई दर्शाता है ड्यूरेशन? सोच के बताओ, मतलब कि पिक करना और उसका लैंड होना, मतलब कैसे हो रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा लैंड हो रहा है, वो पहले उसकी हाथ ले रहे हैं, फिर थोड़ा सा और लैंड हुआ, फिर उसका पैर ले लिया उन्होंने, फिर थोड़ा सा और लैंड हुआ, फिर सिर भी ले गए, फिर जो बाकी का बचा था वो फिर धीरे धीरे ले गए, ऐसा कुछ हो रहा है? कोई ड्यूरेशन चल रही है? बस कुष्मा, कुष्मा सैलून जी, ऐसे ही नहीं, काम था मुझे। आप शिकायत कर रहे हो या खुश हो? एज सुन एज, एग्जैक्टली भैया, जैसे ही उसका प्लेन लैंड हुआ, उन्होंने उसको पिक कर लिया। ये कोई साथ साथ पैरेलल ड्यूरेशन की बात नहीं हो रही थी कि प्लेन लैंड हो रहा था, वो उसका हाथ उखाड़ रहे थे, फिर पैर उखाड़ रहे थे, है ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। तो हमने क्या कहा, एज सुन एज। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कंजंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग में है, एक तो वेदर, एक डैट, ठीक है बेटा। वेदर जो कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी माना जाता है। कौन सा कंजंक्शन? अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का कंजंक्शन, अनिश्चित, हाँ, जहां पर आप कंफ्यूज हैं, मतलब कि आप श्योर नहीं है। भाई कहने के लिए तो इसका हिंदी मीनिंग की ही आता है, डैट का भी की ही आता है, पर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ डैट और कहाँ वेदर। मैं आपको बताती हूँ, अगर स्टेटमेंट के अंदर नॉट श्योर का सिचुएशन है तो वेदर, श्योर का सिचुएशन है तो डैट। हम कैसे समझेंगे मैम? वेदर को कंजंक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो डाउट सिचुएशन को कहता है, जहां पर आप कंफर्म नहीं होते। जैसे मैंने कहा, दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पूछा? आई कुड सॉल्व इट, कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, या ऑब्वियसली नॉट। प्राची नॉर्थ ईस्ट। तो एक बात सोचो, दे आस्क्ड मी दैट आई कुड सॉल्व इट, या वेदर। अब हमें ये यूज करना है कि वेदर यूज करें या डैट यूज करें, है ना। तो पहले तो ये सोचो कि दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये श्योर है या नॉट श्योर है? भाई अगर ये श्योर होते, बाई चांस मान लो, तो आस्ट वर्ड को क्यों यूज करते? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि तुम ये सवाल कर लोगे या नहीं, मैंने तुमसे पूछा क्या तुम ये सवाल कर लोगे या फिर ये सवाल कर लोगे, तो मैं श्योर हूं या अनश्योर हूं? तो कंफ्यूजन है ना, क्या पता कर लोगे या नहीं कर लोगे। या फिर मैं कहूँ तुम ये सवाल कर लोगे, ये अलग चीज है। अब जब मैं किसी से पूछ रही हूँ तो मैं श्योर कहाँ हूँ? तो अगर आप श्योर नहीं है, सेंटेंस में समझ में आ रहा है कि श्योरिटी नहीं है, तो कंजंक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी यूज करिए, दैट इज वेदर। अगला देखिएगा, आई नो, मैं जानता हूं वेदर ही विल रिटर्न, कि वो लौटेगा, या फिर कि वो लौटेगा, दैट ही विल रिटर्न या वेदर ही विल रिटर्न, सोच के बताओ। आई नो, आई नो वेदर ही विल रिटर्न या फिर दैट ही विल रिटर्न? दैट। क्यों?
क्या पता ना लौटे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ना लौटे। भाई वो श्योर है, वो कह रहा है मैं जानता हूं। मैं आपसे पूछूं और मैं आप मुझे पता है कि तुम कर लोगे, दोनों में अंतर है ना। नो का मतलब ही श्योर है ना, जब आप कोई बात जानते हैं तो मतलब जानते हैं, तो डैट आया। आई एम कंफ्यूज्ड, ये लो, ये तो कंफ्यूज्ड ही है, खुद ही कह रहा है मैं कंफ्यूज्ड हूँ। तो जब किसी सेंटेंस के अंदर कंफ्यूज्ड ही सेंस है तो किसका यूज करते हैं, वेदर का यूज करते हैं। और बेटा ध्यान रखिएगा, वेदर के साथ और का पेयरिंग यूज किया जाता है। वेदर जब किसी सेंटेंस के अंदर हो, अकेला भी आ सकता है, पर अगर और है, मतलब वेदर किसी में है, तो अगर ये चॉइस इंडिकेशन देगा, और चॉइस इंडिकेशन और कहता है कि वो लौटेगा या फिर नहीं लौटेगा, कि वो वहां था या फिर कहीं और था, तो चॉइस है, और चॉइस के लिए किसका यूज करते हैं, और का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ जी। जब आपको पता ही है तो सर्टेन हुआ ना, आपको डैट का यूज करना चाहिए, फिर अनसर्टेनिटी कहाँ से आ गई। क्लियर मेरी बात। पहले में वेदर, दूसरे में डैट, और तीसरे में वेदर। जी बेटा शिख। आगे समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफ। ये बहुत सिंपल है। इफ हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज होता है, जिसका मतलब यदि होता है ना, हिंदी मीनिंग इसका यदि होता है। ये भी एक कंजंक्शन की तरह बिहेव करता है, सिर्फ कंडीशन दर्शाने के लिए। देखिएगा, दे विल फाइन हिम, वो उसे फाइन करेंगे यदि वह लेट होता है। और अगर आपको यदि कहना है, यदि के लिए आपका कंडीशनल वर्ड है इफ। ये पूरे के पूरे कंडीशनल चैप्टर की जान है। इसका कुछ ऐसा नहीं कि आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा, एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, क्या सवाल पूछेगा। और अच्छा है अगर पूछ ले तो क्या। आगे समझते हैं बिफोर और आफ्टर का यूज। ये भी बहुत इजी है, ये भी हमें आता ही है। देखो, बिफोर भी टाइम इंडिकेशन कंजंक्शन है, और आफ्टर भी टाइम कंजंक्शन, टाइम रिलेटेड कंजंक्शन है। बिफोर टाइम से पहले, और आफ्टर टाइम के बाद। यही तो बात है, मतलब कि मैंने ये काम किया, उससे पहले कोई काम हो गया तो बिफोर है, आफ्टर का मतलब बाद में है। ये पहले और ये बाद में, इसमें तो हमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, राइट। दे हैड बोट, दे हैड बॉट द कार, उन्होंने कार खरीद ली। डेट आई सजेस्टेड, डेट बिफोर आई सजेस्टेड या डेट आफ्टर आई सजेस्टेड। सोच के बताओ। अच्छा, ये तो मैं चाहूंगी कि आप सोच के मुझे थोड़ा सा बताएं। दे हैड बोट द कार that I had suggested, no sorry, that before I suggested या that after I suggested. They had bought that की जगह कार कर लो। They had bought that, उन्होंने वो खरीद लिया मेरे सजेशन देने से पहले या बाद में। They had bought that से कार कर लो बेटा, that से नहीं। that का मतलब कि कोई चीज को हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, बस और कुछ। कार खरीदी पहले या सजेशन बाद पहले दिया। कार पहले खरीदी है यार, देखो ना। दे हैड बोट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पहले खरीदी है, सजेशन दूसरे नंबर पे दिया है। तो पहले क्या काम हुआ है, खरीदने का। तो ये जो काम हुआ है ये अर्लियर हुआ है, पहले ही हो गया उस काम से। तो हमने कहा बिफोर आई सजेस्टेड, मेरे सजेस्ट करने से पहले ही कार तो पहले ही खरीद ली। देखो यश, आप कह रहे हैं आफ्टर आई सजेस्टेड, मतलब कि इसका मतलब तो ये हो गया, आफ्टर अगर आप यूज करना चाहते हैं इसका मतलब तो ये हो गया कि आपने पहले सजेशन दिया फिर उन्होंने खरीदा। पर हम इसमें तो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही खरीद ली। हैड प्लस थर्ड फॉर्म पहले हुआ, ये सेकंड नंबर पे हुआ।
आपके सजेशन देने से पहले ही कार तो खरीदी जा चुकी है। बिफोर। आगे देखिएगा, शी विल टेक डिनर, वह डिनर लेगी, ये सेकंड नंबर का। फर्स्ट, जैसे ही सनसेट होता है उसके बाद, ठीक है, तो हमने कहा आफ्टर। ये प्रेजेंट केस है, इसमें जो आपका फर्स्ट वर्क है वो V1 में लिखा जाता है और सेकंड वन विल प्लस V1 में लिखा जाता है, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई? आगे समझते हैं हमारा व्हेन और व्हाइल का कॉन्सेप्ट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वैसे तो दोनों को जब जब कहते हैं, पर दोनों में बहुत अंतर है यार। ये एट द सेम टाइम इंडिकेट करता है, टाइम को इंडिकेट करता है, और व्हाइल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस टेंस। सोचते हैं कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है। देखो, दो काम हुए, है ना। मान लो कि अभी मेरे घर में खाना बन रहा है ना, मैंने कहा मेड खाना बना रही है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये तो दो काम एक साथ हो रहे हैं। तो हम कौन सी कंजंक्शन का यूज करेंगे? व्हाइल का। एट द सेम टाइम कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों में ही सेम टाइम, पर इसमें दो वर्क कॉन्टिन्यूस हो रहे हैं। देखो, समवन रैंग द बेल, आई वॉज वॉचिंग द टीवी। किसी ने बेल बजाई, मैं क्या कर रहा था? आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था। आप कोई एक्शन कॉन्टिन्यूस में कर रहे थे? अरे सोचो, बेल बजी तो आप कोई कॉन्टिन्यूस एक्शन कर रहे थे कि मैं टीवी देख रहा। टीवी देखना कोई एक सेकंड का प्रोसेस नहीं है कि हाँ बस वो, मतलब बंद वाला टीवी नहीं देखना। कोई सोचे कि मैम एक सेकंड का भी तो हो सकता है ना, टीवी बंद था, मैंने बस टीवी की ओर देखा और बेल बजी। ऐसा नहीं कह रहे यार, हम कह रहे हैं आई वॉज वॉचिंग टीवी। वॉचिंग मतलब कि आप ध्यान से टीवी देख रहे थे। जो काम आपका कॉन्टिन्यूस एक्शन को इंटरप्ट करके हुआ है वो है समवन रैंग द बेल। आप उस टाइम पे कोई काम कॉन्टिन्यूस कर रहे थे, तो आपने कहा व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। व्हाइल आई वाज वाचिंग टीवी मींस मेरा जो काम है वो कॉन्टिन्यूस चल रहा था जब कुछ दूसरा एक्शन हुआ। ठीक है, आगे देखिए, ही कम्स बैक, जब वह लौटा, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। तो भाई अब यहां पर नहीं है तो आप फिर से वाइल भर देंगे। उसका लौटना, उसका व्हेन ही कम्स बैक, दरवाजे से लौटना कॉन्टिन्यूअस एक्शन नहीं है। कैसा एक्शन है? पॉइंट एक्शन है ना, सेम टाइम, बस एट दैट सेम टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग भरना है। जब वह लौटा, मैं क्रिकेट खेल रहा था यार। मेरी बात समझ में आई? देखो बस इतना याद रखो, व्हाइल कॉन्टिन्यूअस एक्शन का डिस्ट्रप्शन है, व्हेन पॉइंट का। सोचिए यहाँ पर टीवी देखना व्हाइल कॉन्टिन्यूअस। अब आप सोचिए मैम यहाँ पर भी तो कॉन्टिन्यूअस है। बेटा फिल इन द ब्लैंक यहाँ नहीं है, फिल इन द ब्लैंक इस कम से पहले है। व्हेन ही केम बैक, केम होना चाहिए वैसे, हाँ। व्हेन ही केम बैक, जब वह लौटा, तो मैं क्रिकेट खेल रहा था उस टाइम पे। तो कोमा का यूज कर लिया गया आपका, आप इससे पहले नहीं पढ़ा, आप बता सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? अगर कोई कॉन्टिन्यूअस एक्शन है तो उससे पहले वाइल का यूज करिएगा। अगर फिल इन द ब्लैंक यहाँ होता तो हम वाइल को फिर से यूज करते इन द सेंस ऑफ प्लेइंग, पर हम अब ये नहीं, ये कहना चाहते हैं, कम के सेंस में यूज करना चाहते हैं। अगला देखिएगा, वेयर एंड हाउ। ये तो बहुत आसान है, वेयर कंजंक्शन भी होता है जो प्लेस इंडिकेट कर देता है, और हाउ मैनर, जैसे कि मैंने कहा where you find a lot of water you will also find these beautiful insects। जहां भी आपको पानी मिलेगा वहां पर ये ब्यूटीफुल इंसेक्ट मिलेंगे। आई डोंट नो हाउ ही केम बैक, मुझे नहीं पता वह कैसे लौटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, क्या है? कंजंक्शन है। आप हमेशा सोचते हो ना मैम वेयर तो हमेशा क्वेश्चन होता है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है नहीं,
हम ये कह रहे हैं जहां भी पानी मिलेगा वहां पर ये ब्यूटीफुल इंसेक्ट मिलेंगे। मुझे नहीं पता कि वो कैसे लौटा। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क होता तो हम सोचते यार फुल स्टॉप है दोनों में, तो ये वेयर और हाउ क्वेश्चन का काम तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में कंजंक्शन का काम भी करते हैं। और कैसे कंजंक्शन का? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ना, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाले केस। आगे समझते हैं until एंड unless, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। until का मतलब होता है till not, unless का मतलब होता है if not। ये कैसी बात हुई मैम? until का मतलब भी यदि हुआ और unless का मतलब भी यदि हुआ। सोचिए, अगर कोई एक्शन ये कहना चाह रहा हो, टाइम इंडिकेट करना चाह रहा हो, कंडीशन नहीं, शर्त नहीं। अच्छा सोच के बताना है ना, मैं 2 सेंटेंस हिंदी में बोलती हूँ, आप हिंदी में बताना। जब तक 4 नहीं बजेंगे मैं नहीं जाऊंगी। जब तक 4 नहीं बजेंगे, सोचो अपने माइंड में सोचो, जब तक 4 नहीं बजेंगे मैं नहीं जाऊंगी। जब तक, सोच लिया, जब तक 4 नहीं बजेंगे मैं नहीं जाऊंगी। सोच लिया, दूसरा सेंटेंस सोचो अब। जब तक वो मुझे गिफ्ट नहीं देगा मैं उससे बात नहीं करूंगी। ये सेंटेंस भी सोचो। मैंने 2 सेंटेंस बोले भाई। जब तक 4 नहीं बजते ना मैं नहीं जाने वाली, मतलब मुझे सोना है। जब तक वो मुझे गिफ्ट नहीं देगा तब तक मैं उससे बात नहीं करूंगी। बेटा 4 बजना टाइम इंडिकेशन है, अप टू द टाइम, अनटिल। और मेरा गिफ्ट देना क्या पता वो अगले मिनट दे दे, क्या पता 10 दिन ना दे, क्या पता 1 साल ना दे, तो वो एक कंडीशन है, स्पेसिफाइड कंडीशन कह रही हूँ कि उसका गिफ्ट देना, जब तक वो मुझे गिफ्ट नहीं देगा। और जब तक 8 नहीं बजेंगे या जब तक 4 नहीं बजेंगे, जब तक 12 नहीं बजेंगे मैं पढ़ाती रहूंगी। समझे मेरी बात? अनटिल का मतलब टिल नोट, टाइम के लिए, बिफोर अ टाइम, कोई टाइम होना चाहिए। और अनलेस का मतलब होता है कंडीशन। समझ में आई? राहुल मीना जी डेली क्लास होती है ना, आप नहीं देखते हो तो अलग बात है। डेली का मतलब संडे वनडे तो नहीं होती, सैटरडे टेस्ट होता है, संडे नहीं होती है। राहुल कैसी बात कर रहे बेटा? अब भर के बताओ। अच्छा आ गया ना समझ में, तुम ही कह रहे हो। अनलेस द सन सेट्स वी शैल वेट हियर, जब तक सूरज नहीं छिपता मैं यहाँ वेट करूंगा। सूरज का छिपना अप टू द टाइम है या अप टू अ कंडीशन है? हद हो जाएगी अगर तुमने ये भी नहीं बताया मुझे। वाह, वेरी गुड यश। सुषमा टलान जी, इसी में ही होता है, आपके ऐप में तीसरा ऑप्शन है रिकॉर्डेड लाइव और टेस्ट। पक्का अनटिल अनलेस नहीं करूं? अच्छा कोई अगर सोच रहा है कि अनलेस कर दूं तो सूरज का छिपाना कंडीशन नहीं है, सूरज तो छिपेगा ही छिपेगा। और आप कभी देखिएगा न्यूज़पेपर वगैरह में, न्यूज में टाइम होता है दिन छिपने का, अगर मान लो 6:05 है तो 6:05 लिखा आता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का एक पर्टिकुलर समय होता है जिसे आप नहीं रोक सकते, ठीक है? वो टाइम इंडिकेशन है ना कि कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई, अगर सदियों तक सूरज नहीं छिपता तो मैं यहाँ वेट करूंगा। सूरज अपने टाइम पे छिप जाएगा, वो समय इंडिकेशन है, कंडीशन नहीं है जो तुम कर दोगे। ठीक है, तो हमें क्या यूज करते हैं जब भी सन की बारी आती है? तो अनटिल का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा।
अनलेस, इसमें तो पहले ही दे दिया है ना, पर देना नहीं चाहिए था। जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करेगा, जब तक उन्हें वो इनवाइट नहीं करे तब तक वो नहीं जाएंगे। भाई लड़ाई चल रही है दो भाइयों के बीच, बोला कि वो खाने पे नहीं बुला रहा इतने सालों से, है ना। बोला कि जब तक वो इनवाइट नहीं करेगी, कोई टाइम इंडिकेशन, ये कंडीशन है कि भाई तुझे फोन करना होगा, फोन करके कहना होगा आ जाओ घर, आज डिनर है। तो ये कंडीशन है, तो कंडीशन है तो हमें अनलेस का यूज बिल्कुल सही है। ठीक है, कंडीशन है, होता है ना शादी में, वो मेरे कार्ड नहीं देगा मैं नहीं जाऊंगा, तो कार्ड देना एक कंडीशन है। और तीसरे में क्या आएगा, ही विल नॉट डिस्टर्ब यू, वह तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, यू डिस्टर्ब हिम फर्स्ट, जब तक तुम उसे डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये टाइम है या कंडीशन है, ये टाइम है या कंडीशन है। प्राची कह रही है मैम सूरज नहीं छिपता, वो तो हमारी अर्थ है जो रिवोल्यूशन करती है। अच्छा प्राची, ठीक, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो अभी उसी दुनिया में जी रही हूँ जहां पर ये सोचा जाता है कि अर्थ स्टेबल है और सूरज घूम रहा है। मैं अभी उसी दुनिया में रहती हूँ, है ना। अगली वो मुझे भी पता है, अनलेस होगा, भाई कंडीशन है जब तक तू मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और टाइम इंडिकेशन भी है, मान लो आप पढ़ रहे हो 9 बजे, अगर तू मुझे डिस्टर्ब करेगा तो मैं भी करूंगा। तो कुछ कुछ सेंटेंसेस जैसे कि सन का सेट होना मतलब छिपना, वो टाइम इंडिकेशन, उनके साथ आप अनलेस नहीं लगा क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं। और कुछ प्योरली कंडीशन है इनवाइट करना। पर अब आप पढ़ रहे हो यार, है ना, दो बच्चे पढ़ रहे हैं, 9 बजे तक उसने नहीं करा डिस्टर्ब, आप भी उससे नहीं बोले, तो अनलेस ज्यादा सुटेबल है एज कम्पेयर टू अनटिल के। हमें भी नहीं पता था मैम। हाँ यार हद हो गई। चलो सब प्राची को थैंक यू बोलेंगे, प्राची ने बताया हमें। प्राची हम मजाक कर रहे हैं, कभी आप मतलब बुरा मान जाओ, है ना, बुरा नहीं मानना इससे हम तो। आपने भी तो मजाक किया, मैंने भी मजाक कर लिया। आगे देखते हैं, कुछ कंजंक्शन है हमारे सुपरफ्लोस कंजंक्शन, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। सुपरफ्लोस कंजंक्शन क्या होता है भाई, कोमा के बाद ये जो कंजंक्शन है गलत है, कोमा के बाद ये जो कंजंक्शन है गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अरे मैम हम कैसे समझेंगे गलत है या नहीं, इसका एक तरीका है, मैं बताती हूँ क्या तरीका है। इसको ऐसे लिख के देखो, आई मस्ट हेल्प हिम आगे, फिर इसको एज ही इज माई फ्रेंड। ये सेंटेंस बताना मुझे ठीक लग रहा है, तुम्हें गलत लग रहा है। अब इसको देखो, बस इसको मत देखो। इसको मत देखो, बस उसको देखो, मैं इसको भी लिख देती हूँ। उल्टा करते हैं, यू कैन डू इट। तुम भी लिख दो ना उल्टे कर करके, कॉपी में अपने लिख के देखो क्या ये ठीक ठीक सेंस दे रहे हैं। ये नहीं लिखना है ना, इसके बिना हटाए, मतलब इसको हटा के। तुम भी लिखो, मेरा अकेली का काम है क्या लिखना। ये हटा दो, है ना।
हटा के ठीक लग रहा है क्या? हटा के लग रहा है मैम ठीक? अच्छा जी। मोहित को तो लग रहा है हटा के ठीक, सरोजनी को भी, ऋतिका को भी, कुश कुष्मा को भी। रविशंकर तुम्हें किसी को खराब तो नहीं लग रहा? मैं ये सो हटा रही हूँ, ये बट हटा रही हूँ, देन हटा दिया मैंने, देयरफॉर हटा दिया, बस इसका ना कॉपी खत्म हो गई। अच्छा, कोई गलत तो नहीं लग रहा? मैंने कहा he did it go to कॉलेज, वह कॉलेज नहीं बिक गया क्योंकि वह बीमार था। तो क्या मुझे उसके आगे देयरफॉर लगाने की जरूरत है? बिकॉज और देयरफॉर तो सुपरफ्लूस हुए ना। देयरफॉर को मैं जब हटा दू रही हूँ तो सेंटेंस ठीक लग रहा है यार। आगे देखिए, एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप, जैसे ही रेन स्टॉप हो गई वैसे ही लाइट आ गई। मैंने कहा लाइट आ गई जैसे ही ट्रेन स्टॉप हो गई, ये जैसे ही और वैसे ही दो दो बार कहने की क्या जरूरत थी? है ना। आगे देखो, हाउ इट सीम्स डिफिकल्ट, जिसमें कि ये बहुत मुश्किल है, तुम कर सकते हो, फिर भी तुम इसे कर सकते, क्या जरूरत है? जिसमें कि कह तो दिया, तो हमने कहा यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो। हाउ इट सीम्स डिफिकल्ट, लग रहा है डिफिकल्ट पर तुम इसे कर सकते हो, है ना, ऐसा ही कहना चाहते हैं हम। या तो हम हाउ एवर ना लगाते और हम इसे कॉमा भी हटाते, कहते इट सीम्स डिफिकल्ट बट यू कैन डू इट, तो ये सुपरफ्लूस है। हाउ के साथ बट, एज सुन एज कॉमा लगाया देन लगाया, गलत है। बिकॉज लगाया फिर कॉमा लगाया फिर देयरफॉर लगाया। एज ही इज माई फ्रेंड, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। अब क्योंकि भी और इसलिए भी, ये तो गलत बात है ना। अरे बहुत खराब है सुदीप्ता, मेरी हैंड राइटिंग सच में बहुत खराब है। अगर हैंड राइटिंग अच्छी होती तो मैं तुम्हारा सिलेबस 6 महीने की जगह 1 साल में करवाती। पूछो क्यों? सब लिखती फिर मैं, ये मैं खुद लिखती हूँ ना, मुझे टाइपिंग की बहुत बुरी आदत हो गई। पहले राइटिंग ठीक थी, अब सारा दिन कंप्यूटर लैपटॉप, एक टाइम के साथ बच्चों सबकी खराब हो जाएगी, आपकी भी। क्योंकि हम जैसे जैसे समय, हम जिस एडवांस ग्लोबल दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं ना, लिखाई खत्म होती जा रही है, टाइपिंग शुरू हो गई है। आपको पता है, लिखती तो मैं एक वर्ड भी नहीं, और टाइप, उंगलियां टाइप टाइपिस्ट तेज कर लेती हैं, है ना। तो ऐसा, पहले ठीक थी, आदत छूट गई, पर क्या करें। ऑनलाइन, डिजिटल बोर्ड, अगर यहाँ व्हाइट बोर्ड लगा लूं मैं अभी और व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक मार्कर लेके लिखने लगूं, तो सिलेबस भी 1 साल में होगा ना, आपके पास पीडीएफ पहुंच पाएगी, बहुत सारे ड्रामे हो जाएंगे ना। इसलिए सही है मैम, नहीं है खराब। ठीक है बेटा, किसी को खराब लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं तो सब लिख के देती हूँ। अच्छा लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो मोहब्बत है, मोहब्बत में ऐसा होता, खराब भी अच्छा लगता है। चलिए आज के लिए बहुत हो गया, कल मिलते हैं अब आपसे, ठीक है। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा सब।